नमस्कार। अब मैं आपको बताऊंगा पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो बढ़ती उम्र के अंदर आ जाती है और आपने बहुत बार देखा होगा खाना खाते समय लोगों को इस प्रकार के हाथ कांप रहे हैं और वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे करके हाथ होगा, हाथ ऐसे करे तो ये ट्रेमर और लकवे में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ट्रेमरिंग जो है और ये पार्किंसन एक बहुत अलग चीज है। तो पार्किंसन ये वैसे दोनों ही तंत्र के रोग हैं, दोनों ही नर्वस सिस्टम के रोग हैं, लेकिन ये जो पार्किंसन रोग है ये एक बहुत ही डिफरेंट रोग है। ये शरीर की अनेक सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है और धीरे धीरे ये विकसित होता है। दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप हैं उनको बहुत बुरी तरह से ये प्रभावित करता है। हमारी गति को, हमारी स्पीड को ये ब्रेक लगा देता है। शुरुआती चरणों में ये हाव भाव को देख करके समझा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर के हाव भाव ही खत्म हो जाते हैं और शरीर में हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही है पार्किंसन। मेडिकल साइंस अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं ले पाई है, लेकिन उसके कारण क्या हैं, उनके कोई बहुत कुछ टेस्ट नहीं है अभी मेडिकल साइंस में, लेकिन फिर भी न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आइए हम जानते हैं पार्किंसन के लक्षण, कारण, बचाव, परीक्षण और साथ ही साथ जानेंगे न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट। तो आइए पहले बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला लक्षण है वो है कंपन। कंपन का मतलब है उंगलियों के अंदर कंपन है, हाथों के अंदर कंपन है, अंगूठा है, तर्जनी उंगली एक दूसरे से रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक अलग ही प्रकार की आप मूवमेंट शरीर के अंदर देखेंगे। आराम की स्थिति में भी इस प्रकार से उंगलियां अपने आप मूवमेंट करती रहती हैं। फिर धीमी गतिविधि, यानी शरीर की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। चलना है तो धीरे धीरे उठेगा, मूवमेंट करनी है तो धीरे धीरे चलेंगे, कदम धीरे धीरे चलेंगे, और साथ ही साथ जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। और पार्किंसन वाले व्यक्ति को आप देखेंगे चलते समय उसके हाथ ऐसे करके नहीं चल रहे होंगे, हाथों की मूवमेंट उसकी रुक जाती है, लगभग हाथ शरीर के साथ चिपकने शुरू हो जाते हैं, ऐसा उसका रहता है। और इसी प्रकार से बिगड़ी हुई मुद्रा और असंतुलन, ये भी उसका एक पार्किंसन का एक स्वरूप है, एक लक्षण है। और स्वचालित गतिविधियां कम हो जाती हैं। स्वचालित गतिविधियां मतलब बहुत ही कम होने लगती हैं, जैसे अवचेतन अवस्था है, कार्य करने की क्षमता में कमी है, और पलकें झपकना है, मुस्कुराना है, हाथों को हिलाने की चलाने की स्थिति है, बाल यानी बात करते समय जो चेहरा है उसके हाव भाव है ना, ऐसे बदल जाते हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे आवाज में भी परिवर्तन आ जाता है। और पार्किंसन वाले सभी लोगों की आवाज लगभग एक जैसी होती है। स्वर बहुत धीमा होगा, तीव्र और स्पष्ट ऐसा नहीं होगा, यानी तीव्र होगा लेकिन अस्पष्ट होगा। और इसी प्रकार से आपको बात करते समय हिचकिचाहट होगी। और सामान्य संक्रमण की तुलना में व्यक्ति की आवाज और ज्यादा खराब हो जाती है। नॉर्मली भी संक्रमण के कारण से खराब हो जाती है, लेकिन इसकी और अधिक खराब हो जाती है। और इसी प्रकार से लिखावट में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे लोगों के सिग्नेचर भी बदल जाते हैं, जैसे उनको साइन करने चाहिए वो साइन ठीक से नहीं कर पाते। और साथ ही साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी यहां देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक है सोचने में कठिनाई आने लगती है। संज्ञानात्मक समस्याओं यानी मनोभ्रंश की अवस्था यानी डिमेंशिया, भूलने की आदत इन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अवसाद या भावनात्मक परिवर्तन भी इन लोगों के अंदर बहुत अधिक होने लगते हैं। और इसी प्रकार से निगलने की कठिनाइयां भी धीरे धीरे आने लगती हैं। नींद की समस्या बहुत आने लगती है, रात को नींद ठीक से नहीं आती है, जल्दी उठ जाते हैं, कभी भी ऐसा रहता है। और मूत्राशय संबंधी प्रॉब्लम भी इनको आती है। बहुत बार मूत्र पर कंट्रोल ही नहीं होता, नियंत्रण ही नहीं होता। इसी प्रकार लैट्रिन पर भी कंट्रोल नहीं होता है, और इन्फेक्शंस यूरिन के बहुत जल्दी आते हैं। कॉन्स्टिपेशन, पार्किंसन के रोगी को कॉन्स्टिपेशन आती है। और यहाँ एक बात और शेयर करूंगा कि पाचन तंत्र इनका इतना मंदा हो जाता है, जो जठराग्नि है वो इतनी मंद हो जाती है कि जो लैट्रिन है वो चिपकना शुरू हो जाती है। लैट्रिन में म्यूकस बड़ी मात्रा में आता है, पॉट पर लैट्रिन चिपकना शुरू हो जाती है। फिर ब्लड प्रेशर में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, रक्तचाप बदलना शुरू हो जाता है, और
कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। सूंघने में परेशानी आ जाती है, यानी जो इनकी घ्राणेंद्रियां हैं, जो स्मेल, हमारी जो सेंसेशन वाली इंद्रियां हैं, उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। थकान बहुत जल्दी होती है और साथ ही साथ इस व्यक्ति को दर्द होता है और कामिक्षा भी कम हो जाती है, यानी सेक्स करने की इच्छा इन लोगों में बहुत कम हो जाती है। ऐसे अनेक सारे लक्षण इन लोगों को देखने में मिलते हैं। अब बात करता हूं मैं कि आखिर इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है पार्किंसन। इसके कारणों को अगर जाने तो मैंने अभी तक जाना है तो जेनेटिक कारणों में भी एक कारण हो सकता है, यानी जीन्स में खराबी हो, यह भी कारण हो सकता है। लेकिन मेन कारण इसका है ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, उनमें से एक का नाम है डोपामाइन। जब ये डोपामाइन ठीक से बनता नहीं, ऐसे दो केमिकल हैं, एक है एसिटिल कोलाइन और एक है डोपामाइन। एसिटिल कोलाइन और डोपामाइन दोनों के अपोजिट काम करते हैं, यानी एसिटिल कोलाइन मूव करता है और डोपामाइन रोक देता है, मूवमेंट को स्लो करता है डोपामाइन। एसिटिल कोलाइन इंक्रीज करता है, तो डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है ब्रेन में जैसे जैसे, तब ये पार्किंसन नाम की बीमारी आती है। अब इसमें डोपामाइन की कमी होने के कारण अंदर गतिविधियों में, परिणामों में परिवर्तन आ गए। जीन्स का कारण भी एक रहता है, तो विशेष प्रकार के जेनेटिक सब्जेक्ट भी व्यक्ति को इस बीमारी को लाने का कारण बनते हैं। फिर एक रहता है पर्यावरणीय कारण भी एक होता है, जैसे कुछ विषाक्त पदार्थ खा लिए, खाने पीने में कोई चीजें हो गई, कोई रोग ऐसा आ गया जिसके कारण से इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा कारण व्यक्ति का तनाव है, व्यक्ति की चिंता है। व्यक्ति, कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ, कोई घटना घट गई जिसको वो निकाल नहीं पा रहा, मानसिक रोगों में ही आता है। पार्किंसन ऐसे नहीं आ जाता है, बढ़ती उम्र के कारण भी पार्किंसन आएगा, 60 वर्ष के आसपास आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। अनुमानसिक भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। पुरुषों में इसका जोखिम है, विषाक्त पदार्थ के कारण भी ये आता है, लेकिन इन सब से अधिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति किसी गहरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं आत्मग्लानि। आत्मग्लानि जिन चीजों से आती है, तब व्यक्ति में ये पार्किंसन, या अचानक कोई घटना ऐसी घटी थी, कोई ऐसा प्रेशर आया था जिसको वो झेल नहीं पाया और वो लंबे समय तक नहीं झेल पाया, तब ये पार्किंसन बीमारी आती है। तो इनके कारणों को मैंने बात बताई। अब क्या इसके न्यूरोलॉजिकल कोई टेस्ट है? तो इसके टेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स को देखने के बाद ही एक मनोचिकित्सक, एक डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखता है, और दवाइयों में भी फिक्स मेडिसिन है, और दवाइयों को भी डोपामाइन की दवाई खिलाते खिलाते, सैंडोपा वगैरह, इनमें दवाइयों में पार्किंसन का इलाज नहीं है। दवाई खाएगा, मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाएगा, और डिपेंडेंट होने के साथ साथ उस दवा के इतने ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि व्यक्ति की मूवमेंट ही रुक जाती है, शिथिल पड़ जाता है, हिलता भी नहीं है, ऐसी स्थिति उसकी बच जाती है। तब फिर और कोई इसका, क्योंकि कोई पार्किंसन को चेक करने का तरीका नहीं है, डोपामाइन कॉमन लेबोरेटरी में चेक नहीं होता। भारत में तो मुझे लगता है कोई लेबोरेटरी है जो डोपामाइन को चेक कर पाए, न्यूरोट्रांसमीटर को चेक कर पाए, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद कहीं होगी। लेकिन फिर भी हो भी तो भी कोई इसका इलाज नहीं है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक नेचुरल ट्रांसमीटर होते हैं, नेचुरल केमिकल होते हैं, इनको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल देकर उनकी भरपाई नहीं कर सकते। तो न्यूरोथेरेपी में ही इसका बहुत अच्छा उपाय है। तो अब इस व्यक्ति को आ गया है, तो क्या इलाज किया जाए, क्या है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, आइए अब मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली
फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर LU2, रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे 1.5 पिलो सेट करना, पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे पिलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना, शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है, अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3, कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले एक पिलो लगाना, दूसरा उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना और इस प्रकार रोगी को लेटाना, दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए, किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा, यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1 और ये दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार किया। अगर एक बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो 1 बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार नेक पर झटका न लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसलिए समान प्रेशर जाए, इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट नंबर SPN1। SPN1 कैसे होता है, देखिए सबसे पहले रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाकर रोगी के चेस्ट पर 1.5 पिलो सेट करना। कैसे सेट करना है ये आपको ध्यान में आएगा। पहले नीचे वाला पिलो लगाया और उसके आधे के ऊपर दूसरा पिलो लगा दिया। जो ये नीचे वाला आधा है इस पर चिन को रखना, आधा यहां चिन को रखना और इस तरह से रोगी को लेटाना, उसके हाथ इस कंडीशन में लाना। लेकिन क्योंकि SPN1 देना है, ये नीचे की चाहिए, इसीलिए कहना रोगी को ये जरा पकड़ो और यहां से ऐसे पकड़ना नीचे इस एरिया तक लेकर आना। अभी राइट हैंड के अंगूठे से गर्दन पर जहां सर्वाइकल खत्म होता है
एरिया शुरू होता है वहां मोटी हड्डी से लेकर और लंबर तक, यहां जहां ऊंचा है यहां तक ऊपर से लाना और नीचे से वापस लेके जाना, फिर यही काम फिर से लेके जाना, इस तरह से बार बार लेकर जाना, जितनी बार कहा जाए उतनी बार लेकर जाना। इसको SPN1 बोलते हैं। और ये SPN1 का मतलब एक बार अगर किया तो यहां से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये SPN1 एक बार हो गया। ध्यान ये रखना है कोई सलबट ना आए और अंगूठा इस प्रकार से नीचे ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर यही खत्म होना चाहिए। यह SPN1 ट्रीटमेंट है। अगर इसको मुझे 20 टाइम देना है या 10 टाइम देना है तो कैसे देना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने दिया SPN1 20 टाइम, यानी 20 SPN1। SPN2 कैसे देते हैं देखिए, रोगी को उल्टा लेटाकर 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले एक पिलो, उसके आधे पर दूसरा पिलो, और चिन जो आधा है अगले वाला उस पर रहनी चाहिए। शर्ट को, अगर शर्ट थोड़ी लूज है तो रोगी से यहां शर्ट पकड़वाना और यहां थोड़ा टाइट करना जिससे सलबट ना हो। और जो ये स्पाइन है, स्पाइन के दोनों तरफ अपनी 2 उंगलियों से, यानी ये स्पाइन है तो उसके दोनों तरफ ऐसे, वहां से ऊपर से नीचे लेकर आना और नीचे से ऊपर लेकर जाना। ये होगा SPN2 का 1 पॉइंट। कैसे देखिए, लंबर पर मैंने हाथ रखा, जहां उभार है, जहां हमारा सैक्रल शुरू हो जाता है, सैक्रल पर मैंने यहां हाथ रखा, अब ऊपर से नीचे आया और नीचे से वापस उसी जगह पर गया। ये हो गया SPN2 का एक बार देना। अब अगर इसी को 20 बार देना है तो कैसे देंगे, यहां पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये मैंने दिया 20 टाइम SPN2, यानी 20 SPN2। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लेटाया और लेटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना, टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैकल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहाँ कपड़े को रोक के रखें, और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है SPN3, 1:1। कैसे, यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3:1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा देखिए, 1 2 3
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यह हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ये आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट नंबर LU2, रोगी को उल्टा लेटाना, नीचे 1.5 पिलो सेट करना, पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, दोनों हाथों को इस पोजीशन में लेटाना और चिन आगे वाले आधे पिलो पर रहनी चाहिए, जिससे कि चेस्ट का उभार और ये स्पाइन की शेप इस प्रकार की बन जाए। इसके बाद में जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर पर और लेफ्ट शोल्डर पर सबसे पहले ट्रीटमेंट को लेफ्ट शोल्डर पर अप्लाई करना, क्योंकि लेफ्ट से ही न्यूरोथेरेपी शुरू करते हैं। तो कैसे देना, शोल्डर पर हल्का सा कपड़े को नीचे पकड़ते हुए शोल्डर पर आगे की तरफ ऐसे रबिंग करनी है, और यह 3:1 है। 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा, 3 बार रब करेंगे तो 1 गिना जाएगा। तो देखिए कैसे, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देना है, अब अगर मुझे यह 6 टाइम देना है तो कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 8 बार अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 12 12। इस तरह से LU2 हमने ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। पॉइंट है LU3, कैसे देते हैं, देखिए रोगी को उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद 1.5 पिलो सेट करना, यानी पहले 1 पिलो लगाना, दूसरा उसके ऊपर आधा ओवरलैप करते हुए लगाना और चिन आगे छोटे वाले आगे वाले आधे पर चिन लेटाना लगाना और इस प्रकार रोगी को लेटाना, दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी, और हम पास में देने वाला बिल्कुल पास में बैठ जाए, किसी भी मुद्रा में बैठ सकता है, आवश्यक नहीं इसी मुद्रा में बैठे। ट्रीटमेंट देने का स्थान है जो हमारा सर्वाइकल का एरिया है, तो T1 से लेकर शोल्डर ब्लेड पर नीचे, शोल्डर्स पर नीचे स्लिप करना है हमको। अब कैसे होगा, यह 1:1 के रेशो में होगा, 1:1, और यह दोनों हाथों से होगा। देखिए कैसे, यहां ऐसे हाथ किया, 1 2 एंड 3, ये मैंने 3 बार दिया। अगर 1 बार देना है तो 1, केवल इस प्रकार से देना है तो 1 बार होगा। अब मैं 4 बार LU3 अप्लाई करता हूं, देखिए कैसे, 1 2 3 एंड 4, यानी मैंने इधर से नीचे उतारा और इधर से दोनों हाथों को ऐसे नीचे उतारा। इस प्रकार नेक पर झटका ना लगे और उंगली से दोनों हाथों से करना है, इसलिए समान प्रेशर जाए,
इतना हमको ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट LU3। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LU4। LU4 कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले रोगी को सीधे लिटाना, एक एक हाथ पर ये LU4 देते हैं। कैसे देने हैं देखिए। उसके बाजू के नीचे ये पूरा सीधा तकिया लगाना। ये बाजू ना ऊपर होना चाहिए ना ही नीचे होना चाहिए, शरीर के समान अंतर होना चाहिए। इसके नीचे तकिया इसलिए लगाते हैं जिससे कि प्रेशर हमारा जाते समय दर्द न हो। अगर हम सॉक्स पहने हैं तो पाउडर की आवश्यकता नहीं पहने हैं तो हाथ पर यहां पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमको रवील करनी है। तो कैसे देना है आप देखिए। एक बाजू पर 6 टाइम प्रेशर देना है और यही काम दूसरी बाजू पर भी करना है। देखिए कैसे करना है। खड़े होना है ऐसे, राइट फुट लिया इधर, 1 2 3 4 5 6 और फिर हाथ को अकेले 5 6। जो काम बाएं हाथ में किया है, लेफ्ट साइड किया है, वही सेम राइट में उतनी ही बार करना है। तरीका राइट पैर से खड़े हुए लेफ्ट से घिसाई, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हाथ में 5 6। ये हो गया LU4। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, अगर पैर में सॉक्स नहीं है तो टेलीकॉम पाउडर का उपयोग करना चाहिए। और कोई शर्ट वगैरह पहने हैं या कोई फुल आस्तीन का कोई भी ड्रेस है तो उस समय पाउडर का उपयोग की जरूरत नहीं है। केवल सर्कुलेशन हमारा पैर के प्रेशर से हाथों की तरफ जाना चाहिए, इतना हमारा मेन फोकस है। लेकिन बिना किसी बीच में घर्षण के कोई चीज हमारा नहीं है ऐसा जो स्किन को रगड़ने से बचाए, तो रैशेस भी आ सकते हैं, स्किन पर निशान पड़ सकते हैं। इसीलिए देते समय इस बात की सावधानी जरूर रखें। ये पॉइंट था LU4। पॉइंट का नाम FP1। FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना ध्यान रखिए। 1 बाई 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1 N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो,
N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना 1 2 3 4। 1 इजिकल टू 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 इजिकल टू 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो यहां स्पीड देखे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां,
तीसरा यहाँ, इसी प्रकार से जंघा भी यहाँ एक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें बच्चा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं, N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है, अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है, अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अगला पॉइंट है
आर्मपिट जी। आर्मपिट जी, ये आर्मपिट के लिए है, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके लिए है। तो आर्मपिट जी कैसे देना है देखते हैं। ये आर्मपिट बाजुओं के अंदर है, या जो हमारी आर्मपिट है इस जगह पर है। तो इसके लिए रोगी को सिरा लिटाना, दोनों बाजू 90 डिग्री पर इसी प्रकार से रहेंगी, और अपनी इस की सहायता से, ये जो हमारी हथेली है, हमने अपने बाजू को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैंने ऐसे 8 दिया, ठीक इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आर्मपिट जी ये पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। आर्मपिट में यहां से लेकर ये जो हमारी आर्मपिट है या लिम्फ नोड्स है, इनकी ये घिसाई है, इनकी ही घिसाई है। तो प्रॉपर घिसाई होनी चाहिए, बाजू की ऊपर घिसाई नहीं है, इनसाइड घिसाई है, इनसाइड घिसाई है। ये पॉइंट था आर्मपिट जी। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है? रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना? तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2 = 1 ऐसा गिना जाता है। कैसे? तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है? गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे? आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। N2 में क्या करना है? ये तकिया घुटने से नीचे हो सकता है, यहां 2 तकिया का उपयोग करें, तो ये दूसरा तकिया हम यहां से हटा सकते हैं, या अन्य तकिया घुटनों के नीचे लगाना है, तो हमने खुद होकर तकिए को सेट करना, पहला यहां और दूसरा तकिया यहां। ये 2 तकिए, एक घुटने से नीचे और एक घुटने से ऊपर। अभी N2 के अंदर घुटने से नीचे 1 2 and 3 पॉइंट में इसका प्रेशर डालना है। देखिए कैसे, वही तरीका, स्टैंड हमने थोड़ा नीचे ले लिए, पहले यहां से, अब यहां हो गए, अब यहां हो गए। अभी हमने एक पैर हमने यहां रखा, अब ये पैर का प्रेशर सीधा जाएगा, ये और ये समान अंतर पर, ये 1 2 3 4 5 6, इससे नीचे बीच में लेके गए, 1
से पहले पॉइंट पर आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आइए कुछ भ्रांतियां हैं जिनके बारे में मैं बात बताता हूं। पार्किंसन वाले रोगी के व्यक्ति के बारे में क्या भ्रांतियां होती हैं। स्वाभाविक ही उस पार्किंसन क्योंकि ठीक हो सकती है, व्यक्ति की जब एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं और स्लो होना शुरू हो जाती हैं तो घर वाले उसको कहते हैं ये मक्कड़ बना रहा है। ऐसा नहीं है, मक्कड़ नहीं बना रहा, उसके साथ ये घटना है, ऐसा उसका हो रहा है, एक्सेप्ट करो। और इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तब इस भ्रांति को निकाल दें कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और प्रॉपर खाने पीने की चीजों पर इसके ध्यान किया जाए तो ठीक हो सकता है। सीजनल चीजें खाएं, ब्रेन को इंप्रूव करने वाली चीजों को, ब्रेन के केमिकल्स को इंप्रूवमेंट करने वाली चीजों को खाएं, फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में ले, जंक फूड, फास्ट फूड, पेस्टिसाइड से युक्त चीजें न खाए, समय पर भोजन खाए और पूर्ण विश्राम करे और साथ ही साथ व्यायाम करे। अगर व्यक्ति तकलीफ आ रही है, शुरुआत में अगर उसको रोक लिया तब पूरा ठीक हो सकता है, और अगर नहीं रोकेगा तो ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए पार्किंसन के लिए सावधानी में ही इसका निदान है। इसलिए आप इसको सजगता के साथ ट्रीट करिए और जैसे ही आता है न्यूरोथेरेपी का एक थेरेपिस्ट इस पार्किंसन बीमारी को पूर्णतया ठीक कर सकता है। तो ये थी बीमारी पार्किंसन। धन्यवाद।